दिल्ली में 1993 को बम ब्लास्ट होता है और उस बम ब्लास्ट में बहुत सारे लोग जो है जख्मी होते हैं, मारे जाते हैं। और उसमें जिस तरीके से भुल्लर का नाम निकल करके सामने आता है, तकरीबन कई सालों से जेल में भुल्लर जो है वो सजा काट रहा है। उसकी रिहाई के लिए बार बार जो पैरवी जरूर की जाती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह क्या है, क्यों भुल्लर बार बार सलाखों के पीछे रहता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जिंदा शहीद मंजर सिंह बिट्टा मौजूद है। बिट्टा जी, जिस तरीके से आपने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा, नई सरकार बनी और उस पत्र में साफ तौर पे कहा कि इसकी रिहाई नहीं होनी चाहिए, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखो, पहली बात तो ये है कि ये घटना आप खुद देखें। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से सिर उठा के लाया जा रहा है। 35 लोग शहीद हो गए, 70 जख्मी हो गए। अगर 1 घंटा पहले ये ब्लास्ट होता, कम से कम 200-250 के करीब लोग मारे जाते। और सबसे हैरानगी की बात है कि 1 दिन पहले मेरी सुरक्षा विड्रा हुई। आईटीबीपी के कमांडो 15 दिन में मिले, 15 दिन में विड्रा। और भुल्लर जैसे टेररिस्टों को कनाडा तक, क्योंकि ये कनाडा से प्लानिंग हुई थी मेरे पे हमला करने की, और इनको पता चल चुका था कि बिट्टा की सुरक्षा विड्रा होगी। वो तो एक आरपी सिंह है यहाँ पे, ज्वाइंट सीपी आरपी सिंह, ये चिट्ठी है। उसने मुझे ये कहा कि पंजाब से मुझे भी आया था, केपीएस गिल साहब का, ओपी शर्मा इंटेलिजेंस के एडीजीपी का फोन आया कि बिट्टा को खतरा है, ध्यान रखना। पर ये रिव्यू कमेटी का फैसला, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कल होम मिनिस्टर को मिल लो। मैं तो सिर्फ होम मिनिस्टर को मिलने जा रहा था। मेरा टाइम जो था होम मिनिस्टर का 1 घंटा आगे हो गया, जिसके कारण 200 लोग बच गए और मैं भी उसमें बच गया। अगर वो सुरक्षा इस चिट्ठी के मुताबिक अगर सुरक्षा विड्रा होती तो बिट्टा आज जिंदा ना होता। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे किसकी साजिश थी, कौन था, फाइल कहाँ गुम हुई सुरक्षा विड्रा की, कितनी उनको इन्फॉर्मेशन थी, उनके टच में कौन कौन पॉलिटिशियन या कोई ब्यूरोक्रेट था। 32 साल हो गए लड़ते लड़ते। 2 टेररिस्ट, हरनेक सिंह बप जो आरडीएक्स पंजाब से लेके आया था, जो इसके साथ था दया सिंह लाहौरिया, एक लड़की सूट थी, सब बरी हो गए। बरी क्या हो गए, उनको पॉलिटिशियनों ने छुड़वा दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने छुड़वा दिया। और भुल्लर जर्मनी से पकड़ के लाए, शीला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसको जेल से बाहर करा दिया हॉस्पिटल के अंदर कि इसको मेंटली करार दे दो, ये मेंटली अपसेट है। उसके पीछे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी उस वक्त, और कनाडा से डेलीगेशन आते थे। जो सामने मेरे घर के सामने गुरुद्वारा रकाबगंज साहब वो रुकते थे, यहाँ गोल टेबल पे मीटिंग होते थे। मैं फोटो निकालने की कोशिश करूंगा। जो आज खालिस्तानी समर्थन उस वक्त खुल करके आते थे। मैंने उस वक्त भी वो लेटर बहुत लिखी पुलिस कमिश्नर को कि ये देखो ये सब क्या आ रहा है। इनके हौसले बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए, कांग्रेस के टाइम पे इतने हौसले बढ़ गए कि भुल्लर को हॉस्पिटल में ही रखा। फिर आम पार्टी की सरकार आ गई। फिर एक सरदार साहब थे जिन्होंने चिदम्बरम के ऊपर जूता मारा था, अब उनकी डेथ हो गई। अब उन्होंने कहा, हर व्यक्ति जो सिख आजम निकलता, सिख संस्था से, वो कहता मैं और कुछ करूं ना करूं, धर्म प्रचार करूं ना करूं, सिख समाज को आगे बढ़ाऊं ना बढ़ाऊं, पर बेगुनाहों के कातलों को ऐसे को छुड़वाने के लिए सबसे 1 नंबर मैन हूं। उसने देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को, केजरीवाल जी को बोला, उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा, फांसी होने लगी थी, वो फांसी से बच गया। फिर अगली गवर्नमेंट आई, फिर इलेक्शन आने वाली थी, उसने फिर कहा पंजाब में चुनाव है, इसको पंजाब शिफ्ट कर दो। पंजाब वाले तो आगे तैयार थे, इसको पंजाब में शिफ्ट कर दिया। अब पंजाब में शिफ्ट कर दिया, जेल में गया ही नहीं, साथ ही कह दिया कि इसका इलाज होगा। एयर कंडीशन कमरे में अभी तक रह रहा है, हजारों बार पैरोल पे जा चुका है। अब उसको छुड़ाने की तैयारी। 32 साल में मुझे क्या मिला, 32 साल में मुझे क्या मिला, 3 टेररिस्ट छोड़ दिए, एक औरत समेत, इसको छुड़ाने की तैयारी। और खुल के पॉलिटिशियन कह रहा है कि इसको छोड़ो, ये बंदी सिख है, बंदी सिख नहीं, ये मौत के सौदागर कोई नहीं कहता, ये मौत के सौदागर है। बेगुनाहों का कत्लेआम किया। मैं मर जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी लड़ाई है वो रहेगी बोनस की जिंदगी में। मुझे दुख है, मेरे साथ जवान, मेरे साथ आम पब्लिक, मेरे साथ मेरे दोस्त शहीद हो गए, और ये मुझे 32 साल में मिला। कौन से टेररिज्म की अपन बात करते हैं, ये मुझे इंसाफ मिला। और लेटर में जो लिखा, लेटर मैंने स्पष्ट लिख दिया, मैं कहा छोड़ दो आप,
पर याद रखना, ये गारंटी नहीं मेरे ऊपर कब हमला होगा। जब भी मेरी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ेगी कहीं भी हिंदुस्तान में, मेरे पे हमला होगा, पूरी कमेटी इसकी जिम्मेदार होगी। ये फैसला आप कर लो। मैं किसी से लड़ने को तैयार नहीं, मैं कोर्ट में जाने को तैयार नहीं। बस मेरे जाने का इंतजार करना। मैं जीते जीते किसी को कुछ नहीं कहूँगा, मेरे मरने के बाद पूरी कमेटी इसकी जिम्मेदार होगी। चाहे कोई ब्यूरोक्रेट है, चाहे कोई जज है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है सत्ता के अंदर, मैं सब कुछ लिख के रख दिया और बाकी अपनी डायरी बना के लिख के जाऊंगा अपने बच्चों को कि ये प्रेस को दे देना। मैंने बस इतना लिख दिया। मैं ना किसी को मिला हूं, ना मुझे मिलने की जरूरत है, ना मुझे तरले मारने की जरूरत है। छोड़ना छोड़ दो, पर जो मेरा बोनस का शरीर है ना, एक लाश की तरह जख्मी शरीर है, ये जाने के बाद ये सवालों के जवाब पूरी दुनिया आपसे पूछेगी। जिस आदमी के ऊपर 14 बार हमले हुए, 3 टेररिस्ट छोड़ दिए, एक को छोड़ने की तैयारी में हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बचाना चाहे, आपको को बचा नहीं पाएगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। सर, इसमें जिस तरीके से लेटर लिखा गया आपके तरफ से सीएम को दिल्ली की, उसके बाद अब चूंकि इस मामले में तकरीबन 50 लोग थे जिनको छोड़े जाने की बात कही गई थी, लेकिन भुल्लर को नहीं छोड़ा गया है। इसमें किस तरीके से देखते हैं जो मौजूदा समय में ये निर्णय लिया गया है? मैं कहता हूँ उनका अच्छा कदम है। उन्होंने लेटर के ऊपर गौर किया होगा। मैं किसी को ना प्रेशर डाला, ना मैं मिला, ना मुझे मिलने की आदत। आप मानते हैं कि सरकार ने इस गंभीरता को मापा और इस गंभीरता को समझा? सरकार ने, देखो, सरकार के ऊपर प्रेशर बहुत था, इसमें कोई शक नहीं। और प्रेशर भी ऐसे लोगों था जो जिम्मेदार थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं आपको फिर कहूं, हम जब संविधान की शपथ लेते हैं, फिर हम एक भारतीय होते हैं। हम ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना सिख होते हैं, ना ईसाई होते हैं। ऐसे फौजी जब मौत का कफन बांध के जाता है, बंदूक हाथ में होती है, सामने दुश्मन से लड़ता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ईसाई होता है। तो लोगों ने कोशिश बड़ी की, पर मुझे लगता है कि इसके ऊपर उनकी चली नहीं होगी। चलाने की कोशिश बड़ी की, उनकी चली नहीं होगी। तो जो स्टेप उठाया है वो अच्छा उठाया है। और अब भी मैं कहता हूँ, मैं देखो, मैं एक जिंदा लाश हूँ, कब जाऊंगा मुझे पता नहीं, बोनस पे हूँ, पर मेरे मरने के बाद सवाल बहुत उठेंगे। मैं जीते जी किसी को कुछ नहीं कहना, ना मैं कोर्ट में जाना। मेरे जाने के बाद लाखों लोग कोर्ट में जाने वाले होंगे जो आपको सवाल पूछेंगे। आपकी फाइल कोर्ट में जाएगी, आपने क्या लिखा, आपने क्या कहा, किसने क्या सलाह दी। ये फैसला सरकार का है, उन्होंने किया, उनका धन्यवाद। ना उन्होंने मेरे पे कोई एहसान किया है, ना किसी पे। इतने लोग शहीद हुए हैं, उनके ऊपर उन्होंने देखा। तो ये मानते हैं सर कि भुल्लर को बार बार छुड़ाने की वकालत जो होती है, चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो, या फिर तमाम पॉलिटिशियंस करते हैं, इंटरनेशनल दबाव भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर बना रहता है? इसके पीछे आईएसआई है, इसके पीछे पन्नू है, इसके पीछे जिन लोगों ने अभी कनाडा के अंदर 15-16 लोगों को अभी मार दिया, इनके पीछे वो हैं। इसके पीछे लैंड माफिया है कनाडा के, इसके पीछे लैंड ग्रैबर है, इसके पीछे नार्को टेररिज्म वाले के हीरो हैं, इनके जो वहाँ के हीरो माने जाते हैं। इनके पीछे वो हैं जो कपिल शो वाले के ऊपर वहाँ हमला किया, सलमान खान पे किया, अभी रोहित शेट्टी पे किया, मेरे ऊपर दिल्ली में ब्लास्ट किया। पन्नू है, ये सारे विदेशों पे इनके आका हैं, वो फंडिंग देते। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मुकुल रत्तों की, देखो, आप अगर मेरे से पूछोगे, मुझे कहते हो आप भारतीय, एक तरफ करोड़ों रुपया हो, अरबों रुपया हो, एक तरफ भारत हो, एक तरफ बम पड़ा हो, और कहो, मुझे ये कहो बेटा, एक तरफ करोड़ों रुपया, अगर इस बम पे तुम निकल जाओगे तो इतने लोगों की, देश की जान बच जाएगी, तो मैं बम पे उड़ना मंजूर करूंगा, मैं करोड़ों को नहीं। पर चलो, उनका प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल, मेरा नहीं, मेरा देश है, उनके लिए पैसा है। अब 25-25 लाख की एक पेशी की फीस मुकुल रत्तों की लेते रहे, कपिल सिब्बल लेते रहे, उनकी कम होगी। के तुलसी कांग्रेस के लीडर रहते रहे, लॉ मिनिस्टर रहे, और वो टेररिस्ट का केस लड़ रहे। मैं कहाँ मरूं? मैं नहीं लड़ सकता हूं, मेरे पास नहीं इतने पैसे। एक तो देश के लिए बम गोलियां खाए, अपने कर्म को पूरा किया, दूसरा मैं खून पसीने की कमाई से छोटा मोटा वकील खड़ा कर देता हूं। ये मेरी हालत है। और वकील के लिए मुकुल रत्तों की, वकील के लिए बुल्लर के लिए मुकुल रत्तों की, वकील बुल्लर के लिए तुलसी, बुल्लर के लिए कपिल सिब्बल, और मेरे पास वकील ही नहीं। क्या यह दुर्भाग्य नहीं है मेरे देश का?
बिट्टा बम्बों से नहीं हारा, बिट्टा गोलियों से नहीं हारा। बिट्टे की मौत दोस्त है, बिट्टा हारा है राजनीतिक आतंकवाद से। हारा, ये मेरे हाथ खड़े हैं, मुझे कोई दिख नहीं। मुझे जब दुनिया से जाऊंगा कोई ये तो नहीं कहेगा ये आदमी मौत से डर गया, ये आदमी बम्बों गोलियों से डर गया। तो ये तो कह दे अगर मेरे जाने के बाद मुझे सच्चा प्यार, सच्ची श्रद्धांजलि मेरी यही होगी, आखिर में कह दे ये आदमी दुखी होकर राजनीतिक आतंकवाद से हार गया। बस मेरी आत्मा को बहुत खुशी होगी, मेरी रूह को शांति मिलेगी। यानी कौन लड़े इन पॉलिटिकल टेररिज्म से? आप आतंकवाद से लड़ सकते हैं, आप बम्बों गोलियों से लड़ सकते हैं, आप पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, आप ISI से लड़ सकते हैं, हम अफजल को फांसी दिला सकते हैं। अफजल को किसने फांसी दिलाई? MS बिट्टा ने परिवारों के साथ मिलकर अफजल को फांसी दिलाई। कसाब को परिवारों के साथ मिलकर प्रेशर डाला, फांसी दिलाई। जैसे ये प्रेशर डालते हैं बुल्लर को छुड़वाने के लिए, मैंने फांसी के लिए करने के लिए परिवारों को इकट्ठा किया। पर आज मेरे साथ तो कोई नहीं है ना, हमारा तो मजाक ही उड़ाते हैं ना। कोई बात नहीं, मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मुझे पता मेरे पे हमला होना है। जब भी मौका मिलेगा वो मेरे पे हमला करेंगे, मुझे उड़ाएंगे, कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। पर मेरे जाने के बाद सवाल बहुत मेरी मौत के उठेंगे। सर, इसमें एक आखिरी सवाल आपसे, आगे अगर हम बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात आने वाले दिनों में जब चुनाव शुरू होते हैं तो खास करके रिहाई करवाने के लिए और भी बड़े वकीलों की फौज खड़ी होती है, कई पॉलिटिशियंस आते हैं, इस पे आगे क्या स्टैंड रहने वाला है आपका? देखो ये एक, मैं समझता हूँ एक व्यापार बन गया, धंधा बन गया। एक होता है पंजाब के अंदर डेवलपमेंट की बात करें, पंजाब के अंदर सिक्खी को प्रफुल्लित करने की बात करें, पंजाब के अंदर अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज लेके आए, जैसे नरेंद्र मोदी जी इलेक्शन के वक्त लेके गए थे, उनको किसानों ने घेर लिया था। पंजाब के कर्जा माफ़ करने गए थे नरेंद्र मोदी जी, है ना। उनको इनसे कोई मतलब नहीं है, आप कर्जा माफ़ करो ना करो, आप डेवलपमेंट करो ना करो, हमारा कोई तल्लुक नहीं। हमारे तो अपने मुद्दे हैं, हमें तो राजनीति करनी है। तो वो चीज़ जो है ना पंजाब के अंदर पंजाब को बर्बाद कर रही। देखो पहले पंजाब के अंदर पंजाब के पॉलिटिशियनों ने वोट की खातर इसको बर्बाद किया, भिंडरावाड़ा खड़ा किया गया, धर्म के ठेकेदार भिंडरावाड़े को खड़ा किया गया, सदा राज करेंगे। वो समाप्त तो बड़ी मुश्किल से 36,000 लोगों की कुर्बानियों के बाद ठीक हुआ। अब सोशल मीडिया ने, पंजाब के सोशल मीडिया ने इसको बर्बाद कर दिया। हर आदमी वीडियो का भूखा है, हर आदमी अपनी फोटो दिखाना चाहता है, हर आदमी अपने अच्छे विचार बताए, कोई बात नहीं, कौम का प्रचार करे, सिक्खी का कोई बहुत अच्छी बात है, गुरुओं का इतिहास बताए, कोई बात नहीं, पर हमेशा मार देंगे, काट देंगे, गंदी गालियाँ, गंदी भाषा का प्रयोग। पवित्र बाना निहंग सिंह का पवित्र बाना, इसको बड़ा पवित्र माना गया, उसको हर आदमी ने पहनना शुरू कर दिया, और पहन करके कानून को हाथ लेके कोई देहरादून में जाता है, कोई यूपी में जाता है, कोई बॉम्बे में जाता है, कोई कहीं जाता है, और पूरा कृपान पकड़ के, कृपान पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी लोग इसके आगे पगड़ी के सिर झुकाते, पर उसका मिसयूज मत करो, उसको दुकानदारी का अड्डा मत बनाओ। घरों के झगड़े में पड़ना, जमीनों के झगड़े में पड़ना, घरों के घर खाली कराने, पहरावे को देख के, ये पहरावा सिक्खी रूप है, कानून को हाथ में लेना, ये बहुत हो गया, इसके ऊपर सरकारों को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन सिबली के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली।